स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, भारत का संविधान। दोस्तों, भारत के संविधान से आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, अधीनस्थ सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी के जो अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो ए टू जेड, सब में भारत का संविधान से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद यह है कि भारत के संविधान को पूरी तरह से आपको कवर किया जाए। इसके वीडियो आपको मिलें इस चैनल पर, कोशिश रहती है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से रेगुलरिटी चैनल पर नहीं बन पाती है, जिस वजह से इस चैनल पर व्यू भी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी कम है। तो ये समस्या है, इसको ध्यान में रखा भी जा रहा है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है। कोशिश रहती है तो रेगुलरिटी बनती भी है, तब व्यूज़ नहीं आते हैं। कुछ भी हो, लेकिन कंटेंट आपको देना है, ये मेन उद्देश्य है इस चैनल का। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसमें क्या है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के जो उपबंध जो खंड हैं वो भी बात करेंगे, और महत्वपूर्ण नोट्स और तथ्य आपको भी बताए जाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे रुद्र सर, उस पर आप सर्च करने के बाद आपको वहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्वों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप देख लेना चाहेंगे तो आप वीडियो के माध्यम से आप नोट्स लिखते चलिए। नोट्स क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिन्हें आपको पढ़ना होता है। आज हम शुरू करेंगे भारत का संविधान, जिसमें से राज्य के नीति निदेशक तत्व हम शुरू करेंगे। अनुच्छेद 36 से 51 तक आज पूरा ये कवर किया जाएगा। स्वागत है। चलिए शुरू कर रहे हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, यानी शॉर्टकट में कहें डीपीएसपी। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद या फिर आर्टिकल आप कहिए 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं। इन उद्देश्यों में मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है। जो डीपीएसपी का जो मेन मुख्य उद्देश्य कहा जाता है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, समाज की भलाई के लिए उपबंध दिए गए हैं। ठीक है। जो राज्य प्रयास करेगी। ठीक है। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, लेकिन भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधिनियम के कई प्रावधान थे। उन्हीं प्रावधानों में निर्देशों के उपकरण को वर्तमान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था, इसमें कई प्रावधान, इनमें निर्देशों के उपकरण को जो वर्तमान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं। अगर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व सब सरकार के अधिनियम, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के निर्देशों के उपकरण हैं, तो ये आयरलैंड से कैसे इनका संबंध है, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जो निर्देशों के उपकरण हैं, ठीक है, ये आयरलैंड से ही ये संबंधित हैं या फिर प्रेरित हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रेरित हैं या संविधान से लिए गए हैं। इन्हीं को राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्तमान में संविधान में रखा गया है। एक तरह से कहें, जो भारत सरकार का 1935 का अधिनियम है, जो भारत का संविधान में है, ज़्यादातर हिस्सा 1935 के अधिनियम का भारत के संविधान में रखा गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है। तो क्रमशः इन अनुच्छेदों को देखेंगे हम लोग, कुछ तथ्य भी रहेंगे
अगर आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे टेलीग्राम पर जाकर रुद्र सर आप सर्च करेंगे, वहाँ पर चेहरा फ़ोटो लगी हुई है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी पीडीएफ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, आपको मिल जाएंगे। उसमें पीडीएफ आती रहती हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसकी संविधान से संबंधित पीडीएफ और वीडियोज़ आएंगे। आप चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी काम चल पाएगा कि आपको वीडियो और पीडीएफ मिल पाएंगी। फ्री रहेंगी, सब कुछ फ्री रहेगा। सुपर टेट की भी आपकी जो वीडियोज़ आएंगी वो भी फ्री रहेंगी, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ भी रहेंगी और कोशिश की जा रही है कि करंट अफेयर के भी पिक्चर्स आपको मिल जाए। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है 36 राज्य को परिभाषित करता है। इसका आधार जो है, जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12 के आधार पर, अनुच्छेद 12 और 36 में दोनों में राज्य की परिभाषा दी हुई है, लेकिन जो 36 में राज्य की परिभाषा है वो 12 अनुच्छेद 12 के आधार पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया रहता है कि राज्य की परिभाषा इनमें से किन अनुच्छेद में है। ऑप्शन 12 भी दिया रखा है और 36 भी दिया रखा है, तो आप 12 लगाएंगे, क्योंकि 36 में जो परिभाषा दी है वो 12 के ही आधार पर, अनुच्छेद 12 के आधार को ही मानकर दी हुई है, तो इसमें लिखा भी है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 37 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इनफोर्सेबल है। ठीक है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, यानी कि न्यायालय इसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा है राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करेगी, यानी कि सरकार, राज्य की सरकार कोई भी जनता के लिए, लोगों के लिए कोई भी योजना या फिर कानून लाएगी तो वह इन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर लाएगी। कोई इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि फोर्स नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो कुछ उपबंध हैं, कुछ मायने हैं, इनको ध्यान में रखकर राज्य कानून बना सकती है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही ध्यान में रखकर योजनाएं या फिर कानून बनाएगी। अगला है 38वां अनुच्छेद। इसमें दिया हुआ है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा या प्रयास करेगा। यह वह एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है भारत के संविधान में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है कि ये सरकार आपको देगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा। ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको मिले, जनता को मिले। ठीक है, अगला अनुच्छेद 39। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार से संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, कुछ इसके 6 उप अनुच्छेद हैं कह सकते हैं, तो इसमें 6 हैं, किस प्रकार हैं देखते हैं। पहला जो है 39 का, इसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। 39 का ख में दिया हुआ है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, फिर 39 के ग में दिया हुआ है आर्थिक विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, 39 के घ में दिया हुआ है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है, यानी कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है पुरुष और स्त्री कर्मकारों, या जो पुरुष और स्त्री कामगार हैं, के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। यानी कि सरकार ऐसा व्यवस्था करेगी जो उनके स्वास्थ्य को भी देखकर उन्हें काम मिले और किसी भी प्रकार का उनका दुरुपयोग ना हो। ठीक है, चाहे वो पुरुष हों, स्त्री हों या फिर बालक हों। उसके बाद 39 कच्चा में दिया हुआ है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं
दी जाएं और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उन्हें दी जाएं। बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों के शोषण से संबंधित भी ध्यान रखे राज्य सरकार, और नैतिक और आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। इस अनुच्छेद के 39 अनुच्छेद के 4 में बताया गया है। ठीक है, 25वें संविधान संशोधन में 31C, ठीक है, 31C अनुच्छेद में यह कहा गया है, जो फंडामेंटल राइट्स में 31C जोड़ा गया, 31 के अनुच्छेद में C जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि आर्टिकल के 39 B और C, ठीक है, B और C यानी खा और गा को आर्टिकल 14 और 19 में 6 प्रकार के वाक संबंधी स्वतंत्रता देता है, जो उसमें आर्टिकल 39 की B और C को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की जो 14 और 19 है उस सबसे भी ज़्यादा इनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं 39 के का, ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 का, ठीक है, में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। 39 के का में, ठीक है, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 39 के का में, ठीक है, याद रखिएगा, 39 के का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 42 को ध्यान में रखकर संविधान संशोधन 42 था। इसका उद्देश्य यह था कि जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, न्याय उन्हें कितनी जल्दी और आसानी से मिले, इसके लिए उनके लिए निःशुल्क, आप कह सकते हैं, विधिक सहायता और समान न्याय, ये भेदभाव ना हो, समान न्याय उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 40, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद, गिने चुने कुछ अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, यही कहता हूँ कि आपको ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर IAS PCS की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेनी होती है। लेकिन अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर भाग, संविधान के हर भाग में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उन्हें आप याद रखेंगे, आपका ये जो वन डे एग्ज़ाम है आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। यह ग्राम पंचायत, आप कह सकते हैं कि गांधी जी के गांधीवाद सिद्धांत पर आधारित है। ग्राम स्वराज, उनका कहना था ग्राम स्वराज। ठीक, गांव को आप विकसित करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा अनुच्छेद 40 में। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राज्य ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया है करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, अनुच्छेद है, क्वेश्चन आ सकता है इससे संबंधित, आप मान के चलिएगा। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में आए हो, आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से उस एग्ज़ाम का भी नाम बताइएगा और क्या आपने सही किया था ये भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 41, राज्य काम, शिक्षा और लोक सहायता का प्रयास करेगा, देने की प्रयास करेगी। दोस्तों, जो मनरेगा, आपने सुना होगा, मनरेगा 2005 के अधिनियम है, जिसमें 100 दिन का रोजगार भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, मनरेगा 2005, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें कही गई हैं कि राज्य काम की व्यवस्था करेगा, ठीक है, यानी कि रोजगार उपलब्ध कराएगा, शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, रोजगार से संबंधित कोई भी योजना या फिर अधिनियम भारत सरकार लाती है, तो यह अनुच्छेद 41 के तहत अंतर्गत ये लाती है, याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। काम में न्याय संगत हो, मानवोचित यानी कि जो लोग हैं
उनकी दशा यानी कि उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें काम मिले और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगी। ठीक है, ऐसा इस अनुच्छेद में कहा गया है। 43 में यह कहा गया है कि राज्य जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। जो काम कराएगा उसके लिए उसे जीवन निर्वाह के लिए वेतन देगा, जो समान होना चाहिए पुरुषों के भी और स्त्रियों के भी। ठीक है, उसके बाद 43 का इसमें दिया गया है राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा उपबंध है। ठीक है, कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा कि कितने इस उद्योग में कितने लोग काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन अभी तक 43 के का तक में आपको बता दें तो अनुच्छेद 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अनुच्छेद 41 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन पर आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 अनुच्छेद हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 43 का खा। 43 के खा को 97वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2012 में जोड़ा गया था। ठीक है, 43 के खा में कहा गया है कि राज्य गाँव में या फिर ग्राम समाज में सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। ठीक है, उसके बाद 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 44 में दिया है कि राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता लागू करने का प्रयास करेगा। समान सिविल सहायता किस अनुच्छेद में कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि समान सिविल सहायता संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए लाने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44। ठीक है, समान सिविल सहायता। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 45। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, सभी की हो जाती हैं। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन में इससे पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो निःशुल्क रहेगी। ठीक है, लेकिन इसे 21 के ए में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र किया गया, और जो 45 का जो इस समय अनुच्छेद है वह यह है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट के 2019 के पेपर में। ठीक है, उसके बाद 46वां, 44 और 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। 46वां दिया है राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं। ठीक है, इसके बाद 47 अनुच्छेद में दिया हुआ है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं कौन कौन से। ठीक है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य यानी कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 47वें। राज्य के क्या प्राथमिक कर्तव्य होंगे? लोगों के पोषाहार का स्तर, जीवन के स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, 3 मुख्य उद्देश्य हैं, कर्तव्य हैं राज्य के। लोगों के पोषाहार से संबंधित, जीवन के स्तर को ऊंचा करना और लोक सहायता। इसमें यह भी दिया हुआ है कि मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। ठीक है, आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि ज़्यादातर राज्य अपने राजस्व के लिए, कर को बढ़ाने के लिए शराब पर रोक नहीं लगाती। ठीक है, तो इसको आप कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं, जबकि इसमें दिया हुआ है कि मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा राज्य। ठीक है, बिहार ने भी लगाई है, लेकिन बिहार में भी आप कहें तो वहाँ पे शराब की सप्लाई होती है और अच्छी तरह से चल रहा है। शराब पर रोक करना, ठीक है, या फिर रोक लगाना, एक तरह से आप कह सकते हैं।
मादक पदार्थों में शराब कह सकते हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं दवाइयों के रूप में भी होते हैं, तो इन पर रोक लगाना, ठीक है। लेकिन ये राज्य के एक प्रमुख स्रोत होते हैं करों के, तो वो राज्य इन पर रोक पूरी तरह से नहीं लगाती है। तो इस तरह से, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसको हम न्यायालय में चुनौती देंगे कि कोई राज्य इस अनुच्छेद का पालन नहीं कर रहा है संविधान के, तो संविधान द्वारा, आप कह सकते हैं संविधान द्वारा आप इसे चुनौती नहीं दे सकते, इन्फोर्सेबल आप इसके ऊपर किसी के ऊपर ये नहीं लगा सकते हैं कि अनुच्छेद। राज्य चाहेगा तो वह इसको ध्यान में रख सकता है कि इस अनुच्छेद को, कि मादक पदार्थों को रोक लगाएं, अगर चाहे तो नहीं भी इस अनुच्छेद या फिर इस अनुच्छेद का पालन कर सकता है। इसके बाद अगला देखते हैं 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 48 का राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, ठीक है। गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू, ठीक है, और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा राज्य सरकार, राज्य, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना, यानी संगठित रूप से चलाना, पशुपालन करना, कृषि करना का भी प्रयास करवाएगी सरकार। और जो दुधारू पशु हैं, वाहक मवेशी हैं, जो वाहनों को खींचते हैं, उनके वध को प्रतिषेध करेगी, ठीक है। उसके बाद 48 के काम में, जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, इसमें कहा गया है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य और वन्य जीव की रक्षा करेगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। दोनों 48 और 48 का, ठीक है, कृषि से संबंधित या फिर जानवरों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित या फिर वन्य जीवों से संबंधित कोई भी आप कह सकते हैं कि योजना, और या फिर कह सकते हैं कोई भी अधिनियम वो पारित करते हैं, तो इनका ध्यान में वो रखेंगे, इनको ध्यान में रखेगी राज्य या फिर भारत सरकार, ठीक। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 49, ठीक है। तो राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का वो संरक्षण प्रदान करेगा, स्थानों का संरक्षण प्रदान करेगा, और जो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हैं उनका भी संरक्षण प्रदान करेगा। अगला अनुच्छेद है वह है 50, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 50, इसलिए इसको यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाता है, ठीक है। देखिए संविधान के बारे में आपको, संविधान के जो ये भाग है 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसमें संविधान के जो अनुच्छेद हैं, इस भाग के अनुच्छेद हैं, उनको आपको सभी याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कौन कौन से अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उस पर मैंने आकर वीडियो में आप देख रहे होंगे, तो मैंने नीचे से डबल लाइन खींची है और स्टार ऊपर बनाया हुआ है, तो आप उन्हीं को याद कीजिए, ठीक है। और कुछ संविधान संशोधन भी मैंने नीचे लिखे हुए हैं उनके अनुच्छेद के साथ जो जोड़े गए हैं, ठीक है। उसके बाद 51 क्या है, 51 में 4 भाग हैं इसके। इसमें जो पहला है अंतर्राष्ट्रीय, अगर आप कहें कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 51, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी है SSC में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पहला जो है 51 का ए, इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य। दूसरा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखने का प्रयास करेगा। 51 का सी दिया हुआ है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 51 का डी दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटने, यानी कि दो देशों के बीच जो विवाद है उसे मध्यस्थता द्वारा निपटने को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है यह अनुच्छेद, ठीक है। एक आखिरी चीज कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। यह KT शाह द्वारा एक प्रमुख कथन है, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में
पूछा जा सकता है और इस भाग के लिए महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बता दूं कि इस भाग में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जिनको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, या फिर जिनको आप ये मुजबानी याद करना चाहते हैं, मौखिक रूप से याद करना चाहते हैं, याद कर लें। दोस्तों यह वह भाग है जो यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखेंगे तो इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और ये पूछा जाना भी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट, एसएससी, अन्य वनडे एग्जामों के लिए भी। तो आप कृपया पेन लें और ये अनुच्छेद लिख लें जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के हैं। एक तो आप ये लिखें, भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक अनुच्छेद है 40वां, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। उसके बाद 41वां, राज्य काम उपलब्ध कराएगा, शिक्षा उपलब्ध कराएगा, लोक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये 41वां अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद आप 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो समान सिविल सहायता लागू करने का प्रयास पर जोर देता है राज्य सरकार को। ठीक है, उसके बाद एक है 45वां, जिसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा एक राज्य। ठीक है, उसके बाद 48वां है, जिसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित है और गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू और वाह मवेशियों के वध के से संबंधित प्रतिषेध से संबंधित है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर 48 का जिसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों से रक्षा से संबंधित है। उसके बाद 50वां है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण करता है, अलग अलग करता है। और 51वां, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करता है। ये कुछ है अनुच्छेद हैं जो इस भाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें अलग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल में कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन रेगुलरिटी नहीं मिल पा रही है। इसकी समस्या है कि चैनल पूरा बैक होता जा रहा है और कई समस्याएं भी हैं। दोस्तों कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ऐसी पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपके सहयोग की पूरी ज़रूरत है, सहयोग दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में पूरा आपका सहयोग रहे, ऐसी आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।